नमस्कार, कोजागरी न्यूज़ एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के परिणाम आ रहे हैं चुनाव के और अभी तक का जो परिणाम है उसके अनुसार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी जो है वो एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। बहुत भारी बहुमत के साथ जीत मिलती दिख रही है। आज बांग्लादेश के जो परिणाम आए हैं उस परिणाम को डिकोड कीजिए। उसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि शेख हसीना का दौर खत्म हो गया, शेख हसीना का युग खत्म हो गया। और दूसरा एक और मतलब है जिसको और गहराई से समझिए कि बांग्लादेश की जनता ने, बांग्लादेश की बहुसंख्यक जनता ने जमात ए इस्लामी को नकार दिया। वो जमात इस्लामी जो 11 पार्टियों का गठबंधन थी, जिसका नेतृत्व, उस गठबंधन का नेतृत्व जमात इस्लामी कर रही थी। तो एक तरह से बांग्लादेश की जनता ने उस गठबंधन को नकार दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत की क्या स्थिति होगी, भारत कहाँ खड़ा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम सभी को पता है बारत की जो बांग्लादेश को लेकर जो विदेश नीति थी उसमें एक तरह से वो शेख हसीना केंद्रित थी। और शेख हसीना भारत में एक तरह से राजनीतिक शरण लेके बैठी हुई हैं। बांग्लादेश में लगातार आवाज़ उठ रही है, बांग्लादेश में ये लगातार ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना को वापस सौंपा जाए। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन भारत का कहना है कि क्योंकि शेख हसीना एक राजनैतिक अपराधी हैं या उनके ऊपर राजनैतिक आरोप हैं, तो ऐसे में भारत कोई बाध्य नहीं है शेख हसीना को सौंपने के लिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में तो बीएनपी की सरकार आ गई। अब बीएनपी की सरकार आ गई और भारत सरकार ने पिछले कई दशकों से भारत की जो बांग्लादेश को लेकर नीति रही है वो शेख हसीना पे आधारित रही है। और शेख हसीना का अध्याय एक तरह से खत्म हो गया। और आप सबको पता है कि बांग्लादेश की स्थिति ये है कि बांग्लादेश लगभग 94% हिस्से, जो बांग्लादेश का 94% हिस्सा है वो भारत से जुड़ा हुआ है, भारत की सीमा से लगता है। तो बांग्लादेश एक तरह से भारत से लैंडलॉक है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए दोनों एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर बांग्लादेश हमारे हित के प्रतिकूल होता है तो भारतीय सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। लेकिन भारत ने इसकी रणनीति बना ली थी। भारत लंबे समय से, पिछले कुछ समय से शेख हसीना के वहाँ से जब राजनीतिक विद्रोह हुआ जेएनजी के नेतृत्व में और शेख हसीना जब भारत आ गई तो भारत की तमाम एजेंसियां इस पे काम कर रही थी, वो तमाम अल्टरनेटिव्स पे विचार कर रही थी। तो भारत के लिए पहली जीत तो ये है कि जमात इस्लामी को वहाँ की जनता ने नकार दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भारत की जीत है। जमात इस्लामी का स्वाभाविक तौर पे पाकिस्तान के साथ एक निकटता है। पाकिस्तानी जो सरकारें रही हैं उनका जमात इस्लामी के साथ संबंध रहा है। अब जो बीएनपी के इस वक्त चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं तारिक रहमान, उनका इतिहास समझ लेते हैं। तारिक रहमान लगभग 18 महीने जेल और 17 साल निर्वासन में बिता चुके हैं। लंदन में वो निर्वासित स्थिति में रह रहे थे, जैसे आज शेख हसीना रह रही हैं। जाहिर सी बात है तारिक रहमान को इस दुख का तो पता है ही। लेकिन हम सभी को पता है कि खालिदा जिया, जो उनकी माँ थी, जिनकी अभी दिसंबर में जिनका देहांत हो गया, उनके शासन में भारत के साथ संबंध कभी भी बेहतर नहीं रहे। और उसके पीछे शेख हसीना के साथ जो भारत की एक ऐतिहासिक जो एक उनके परिवार के साथ शेख हसीना के साथ जो रिलेशन रहे वो एक वजह थी। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत तारिक रहमान को किस तरह से लेगा। तो एक बात तो बहुत एक गुड जेस्चर जो है वो प्रधानमंत्री ने दिखा दिया। प्रधानमंत्री ने तारिक रहमान के जीत की जो खबर आई उस पर उनका ट्वीट आ चुका है, उन्होंने बधाई दे दी। और उसके पहले भी जब हम बात कर रहे थे, पिछले कई महीनों से जो भारतीय एजेंसी हैं वो बीएनपी के साथ डायलॉग्स में थी। यूनुस सरकार के समय में भी जो है भारतीय एजेंसियों ने एक तरह से विकल्प के तौर पे बीएनपी को देखना शुरू कर दिया था। पिछले साल भर पहले ही भारत को यह एहसास होने लगा था कि शेख हसीना की वापसी अब बहुत मुश्किल है, खासकर अभी फिलहाल तो। ऐसे में भारत ने बीएनपी के साथ डायलॉग शुरू कर दिया था। और आपको याद होगा कि खालिदा जिया के समय में भी भारत ने बीएनपी को या खालिदा जिया के साथ बहुत एक तरह से पॉजिटिव रिस्पांस किया था। और उनके स्वास्थ्य को लेके और दूसरी चीज़ों में भारत ने तमाम तरह के इस तरह के जो रिएक्शन आए थे वो एक तरह से पॉजिटिव मोमेंटम बनाने की शुरुआत थी।
अब एक सवाल है कि तारिक रहमान या बीएनपी में क्या कुछ बदलाव दिखेगा? क्या बीएनपी वो पुरानी वाली बीएनपी रहेगी जो एक तरह से आज की जमात की तरह ही बिहेव कर रही थी, या एंटी माइनॉरिटी रवैया था उसका? तो एक बात समझना होगा कि एक बात तो स्पष्ट है, जिस तरह का बाईपोलर चुनाव बांग्लादेश में था, उसमें बांग्लादेश के माइनॉरिटी ने, विशेषकर जो 1.25 करोड़ से अधिक हिंदू हैं वहाँ पे, उन हिंदुओं ने किसका समर्थन किया होगा? जाहिर सी बात है, जमात का समर्थन वो कर नहीं सकते थे। जमात इस्लामी अपने आप में एक फंडामेंटल फोर्सेस थी, एक कट्टर पार्टी थी। तो ऐसे में वहाँ के हिंदुओं के पास ऑप्शन बीएनपी ही थी, और बीएनपी को भी ये बात पता है कि जो माइनॉरिटी है, जो वहाँ के लिबरल्स हैं, जो इस तरह की उदार आवाज़ें हैं, उन्होंने मजबूरी में ही लेकिन बीएनपी का सहयोग किया, सपोर्ट किया। ऐसे में चूंकि आवामी लीग अब वहाँ नहीं है, वो इस बार उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, और ये जो स्पेस खाली हुआ है आवामी लीग का, उसको बीएनपी भरना चाहेगी। इसको समझिए, जो हिंदुओं के वोट हैं वो भविष्य में बीएनपी उसको क्लेम करेगी। क्यों क्लेम करेगी? क्योंकि अब जो वहाँ का माइनॉरिटी है उसके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है वोट देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, उसके पास उस पर सबसे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? बीएनपी हो सकता है। तो बीएनपी 1.25 करोड़ का जो वोट है, उस वोट को अपने साथ लेने की कोशिश करेगी। दूसरा मामला ये है कि जाहिर सी बात है, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है अभी हाल के दिनों में, मोहम्मद यूनुस ने, चूंकि उनको पता था वो अंतरिम प्रमुख थे, तो उन्होंने जिस तरह से भी तमाम पोलराइजेशन के लिए जिस तरह का माहौल बनाया बांग्लादेश में, उससे बांग्लादेश को बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है। अब बांग्लादेश को आगे बढ़ने के लिए, बांग्लादेश को पूरी दुनिया की रेस में शामिल होने के लिए भारत के सहयोग की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, बांग्लादेश के पास कोई विकल्प नहीं है। बांग्लादेश के पास कोई विकल्प नहीं है। 94% कोई देश अगर किसी देश की भूमि से लॉक्ड हो, मतलब बांग्लादेश के किसी भी हिस्से से आप निकलिए, भारत ही नजर आता है। तो बांग्लादेश के बच्चे बच्चे को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि भारत का कोई विकल्प नहीं है। आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप लाख चाइना, लाख पाकिस्तान की बात कर लें, लेकिन आप भारत का विकल्प नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या शेख हसीना वाला दौर वापस लौट आएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या होगा? तो ये होगा कि एक तरह से जो तारिक रहमान हैं वो एक गोल्डन मीन चुनेंगे, एक मध्यम मार्ग चुनेंगे। और वो मध्यम मार्ग क्या होगा? तो मध्यम मार्ग ये होगा कि चाइना और भारत के साथ एक तरह से समभाव। इसमें जाहिर सी बात है, चाइना को थोड़ा एज मिलेगा, क्योंकि चाइना को उस तरह का एज शेख हसीना के दौर में मिलना मुश्किल था। अब चाइना वैसे भी जो बांग्लादेश का जो हथियार और दूसरे तमाम चीज़ों पे चाइना के साथ उसने एक तरह से डोर खोल रखा था। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा आयातक देश था चाइना से हथियारों का और दूसरे तमाम चीज़ों का। तो ऐसे में चाइना को एज मिलेगा, लेकिन भारत के लिए उस स्थिति से, जो कम से कम मोहम्मद यूनुस वाली स्थिति थी, उससे थोड़ी बेहतर स्थिति में भारत रहेगा। और भविष्य में बहुत से डायनामिक्स बदलेंगे। भारत लगातार बीएनपी के साथ जो उसके ताल्लुक होंगे उसको सुधारने की कोशिश करेगा। अभी हाल के कुछ सालों पहले तक मालदीव्स जो है, उसके और भारत के संबंध बहुत खराब हो गए, जबकि मालदीव्स की स्थिति तो वो एक आइलैंड है छोटा सा। लेकिन भारत सरकार, उस वक्त भी भारत सरकार ने बहुत धैर्य का परिचय दिया। आज हाल ये है कि मालदीव फिर से जो है वो भारत की ओर उसको लौटना पड़ा। तो तमाम देशों में जो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों से कई बार इस तरह की स्थिति आती है कि देशों के संबंध खराब होते हैं। लेकिन उस वक्त एक बड़े देश के तौर पे एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच से चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, जब आप साउथ एशिया की बात करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, तो भारत उसमें एक बहुत बड़ा उसकी पोजीशन है। और जाहिर सी बात है, साउथ एशिया की पहचान ही भारत से है। तो भारत अगर अपने धैर्य का परिचय नहीं देगा तो उसका उसको नुकसान ही होगा। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में आज बस इतना ही। नमस्कार।